जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। ज्योग्राफी के जो वीडियो शुरू किए हैं उसमें आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का वर्तमान भौतिक स्वरूप। यानी जो राजस्थान के भौतिक स्वरूप को जिन 4 विभागों में विभाजित किया गया है उनसे संबंधित प्रश्न हम वीडियो में डालेंगे। आज हमारा इससे संबंधित पहला वीडियो है, तो इनके विभाजन को हम एक एक करके पढ़ेंगे और बिल्कुल विस्तार से क्रम से पढ़ेंगे ताकि सारा टॉपिक समझ में आए और कहीं से भी कोई भी प्रश्न मिस नहीं हो। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारे प्रश्न। राजस्थान की उत्पत्ति किस भौतिक स्वरूप के अवशेष से मानी जाती है? तो जो राजस्थान की उत्पत्ति है उससे संबंधित प्रश्न है कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्राग ऐतिहासिक काल में 2 भूखंड थे। कौन कौन से 2 भूखंड थे? अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड। इनके बीच में एक 33 सागर था। तो जो ये भूखंड है अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड, बीच में 33 सागर है, तो यहाँ जो राजस्थान है ये उसी का अवशेष है। अगला प्रश्न है, राजस्थान को कितने मुख्य भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। सबसे पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, मध्यवर्ती जो क्षेत्र है वह अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, और पूर्वी मैदानी भाग है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अधिकांश भाग किसका अवशेष है? जो राजस्थान है वो कौन से भाग का अवशेष है? तो राजस्थान का अधिकांश उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है और पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये 33 सागर का अवशेष है, जबकि दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र और अरावली पर्वतीय क्षेत्र गोंडवाना लैंड के अवशेष है। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमने जो 2 भूखंड पढ़े हैं ऐतिहासिक काल के, उनमें कौन सा भाग गोंडवाना लैंड का है और कौन सा भाग 33 सागर का है वह इसमें बताया गया है। कालखंड के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या है? अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है वो सबसे प्राचीन है, इसलिए सबसे पहले नंबर पर इसका क्रम है। दूसरा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है थार का मरुस्थल। यहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई गई है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी मरु प्रदेश, या इसे हम थार का मरुस्थल भी कह सकते हैं, इसका विस्तार कहाँ तक है? तो इसका विस्तार 2 देशों में है। 2 देशों में, भारत में 4 राज्यों में विस्तार है। यहाँ हम मरु प्रदेश की बात कर रहे हैं। टोटली भारत में जो मरु प्रदेश है जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है, तो भारत में उसका विस्तार 4 राज्यों में है, और इन 4 राज्यों में ही जो थार का मरुस्थल है, संपूर्ण थार के मरुस्थल का 62% भाग भारत के 4 राज्यों में है, जबकि पाकिस्तान में 38% है। भारत में 62% और पाकिस्तान में 38% है, और जो 62% है भारत में वो भारत के 4 राज्यों में विस्तारित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मरु प्रदेश की क्या विशेषता है? जो राजस्थान में मरु प्रदेश है उसकी राजस्थान में क्या विशेषता है? तो यह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या व जैव विविधता वाला प्रदेश है। यानी राजस्थान में जो मरुस्थल है वह भाग एक ऐसा मरुस्थलीय भाग है जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और विभिन्न प्रकार की जैव विविधता भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप में ये जो मरुस्थल है वो ऋतु चक्र को भी नियमित करता है, वर्षा को आकर्षित करता है, यानी जो मानसून है वह भी इस पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का विस्तार कितना है? अब विस्तार पूछा जा रहा है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का, और यहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो ये जो कुल भूभाग है राज्य का उसका 61.11% भाग है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग 61.11% भाग में है, जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसके अनुसार। और यहाँ पर इस 61.11% भाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी राजस्थान की 40% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल भाग में। उत्तर पश्चिम मरुभूमि के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं?
ये भी हमें ध्यान रखना है। ये जो भूभाग है 61.11% है। यहाँ कितने ज़िले आते हैं? तो कितने ज़िले आते हैं? कुल 12 ज़िले। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल कितने ज़िले मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। और ये ज़िले कौन कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और पालिका कुछ भाग। इस प्रकार से ये 12 ज़िले उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में आते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा कम होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है यहाँ वर्षा कम होती है? यह प्रदेश, कौन सा प्रदेश? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह प्रदेश अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है, यानी जो अरावलीय पर्वतीय भाग है उसका पीछे का भाग है, यहाँ पर्वत की छाया पड़ती है, पर्वत आड़े आ जाता है, इस तरह से कहा जा सकता है, जिस कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मानसून सामान्यतः यहाँ वर्षा नहीं कर पाता है, समानांतर रूप से वहाँ से वो निकल जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल सामान्यतः किस दिशा की ओर है? यहाँ ढाल पूछा जा रहा है, मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल किस ओर है? तो इसका ढाल है पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर। देखो याद रखने में कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से हम दिशाओं के नाम बोलते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसी तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर। इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। मरुस्थलीय क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र की बात की जाए तो 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, इससे अधिक वर्षा यहाँ नहीं होती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है? तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित कर देती है, यानी कहीं पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और कहीं पर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। तो ये जो 2 भाग है उनको नाम दिया गया है शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखो शुष्क तो वह है जो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जहाँ नाममात्र की वर्षा होती है, कहीं कहीं तो लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है बस। और अर्ध शुष्क यानी जहाँ 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 40, 35 या 50 तक, उसे अर्ध शुष्क नाम दिया गया है, क्योंकि शुष्क तो फिर भी रहेगी, तो अर्ध शुष्क है वो। कौन सी वर्षा रेखा पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी या पूर्व में अरावली सीमा निर्धारित करती है? कौन सी वर्षा रेखा? तो कितनी वर्षा होती है जहाँ पश्चिमी रेतीले मैदान की अरावली सीमा को निर्धारित किया जाता है? तो वह है 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो देखो ऑप्शन में ध्यान रखना है, अगर 40 आ जाए और 50 नहीं हो तो 40 भी सही करना है, और 50 हो तो 50 को सही करना है, इसलिए मैंने यहाँ दोनों दिया है। थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? तो थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है लूनी नदी। थार के मरुस्थल में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेगिस्तान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी, जिसे एंटीसोल भी कहा जाता है। थार के मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति पैदा होती है? कौन सी वनस्पति होगी? जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ बबूल, फोक, खेजड़ा, केर, बेर और सेवण घास, इस प्रकार की वनस्पति पैदा होती है। शुष्क मरुस्थल में आने वाले कौन कौन से जिले हैं? यानी जो शुष्क मरुस्थल है 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। जो शुष्क मरुस्थल वाले भाग हैं वो कौन कौन से ज़िले हैं? तो 4 ज़िले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व जोधपुर ये ऐसे ज़िले हैं जहां बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इन्हें शुष्क मरुस्थल की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? जो मरुस्थल में वनस्पति उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मरुद्भिद या जीरोफाइट्स। जीरो से अर्थ है जहाँ बहुत कम उपयोगी वनस्पति उत्पन्न होती है, नहीं के बराबर जीरो, इस तरह से याद रखना है। थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के किस जिले में अधिक है? अब देखो हमने देखा शुष्क मरुस्थल 4 जिले,
सबसे पहले मरुस्थलीय क्षेत्र में जो 12 जिले आते हैं उनके हमें नाम याद रखना है कि कौन कौन से 12 जिले। उनमें से भी जब दो भाग करे जाए कि शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, तो शुष्क मरुस्थल में 4 जिले आते हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार, यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो सर्वाधिक कौन से जिले में, तो सर्वाधिक है जैसलमेर जिले में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है ये, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या भी कम है, बारिश कम होती है और यहाँ पर मरुस्थल अधिक है, इसीलिए यहाँ पर बारिश कम होती है, इसीलिए यहाँ मरुस्थल अधिक है, और मरुस्थल है इसीलिए यहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। शुष्क मरुस्थल का कितना भाग बालू का स्तूपों से आच्छादित है? जो मरुस्थलीय भाग है वहाँ बालू का स्तूप बनते हैं, हवा चलती है, मिट्टी का अपरदन होता है, तो वहाँ जो बालू रेत है वो स्तूप बनाती है। स्तूप भी अलग अलग तरह के आकार के बनते हैं, जिस प्रकार से हवा चलती है उसी के अनुसार स्तूप बनते हैं। तो शुष्क मरुस्थल का कितना भाग है जो बालू का स्तूपों से आच्छादित है? तो इस भाग में देखो कितना शामिल किया गया है, 50.50, यानी लगभग 60% भाग शुष्क मरुस्थल का है जहाँ पर बालू का स्तूप बनते हैं। अगला प्रश्न है, रेखीय पवन अनुवृत्ति यानी पवनानुवृत्ति है ये, बालू का स्तूप किसे कहते हैं? इनका सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ है? सर्वाधिक 2 बार आ गया, कोई बात नहीं है। हाँ, रेखीय पवनानुवृत्ति या पवन अनुवृत्ति बालू का स्तूप किसे कहते हैं? तो यह है वायु की दिशा के समानांतर, यानी जैसे वायु चलती है उसी के समानांतर बनने वाले एक ही दिशा में बहने वाली पवन के कारण जो बालू का स्तूप बनते हैं वह पवनानुवृत्ति बालू का स्तूप कहलाते हैं। और इनका सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ है? जैसलमेर और बाड़मेर में। सर्वाधिक शुष्क जिले हैं ये, तो यहाँ जो वायु है वो समानांतर बहती है, इसलिए जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें रेखीय या पवनानुवृत्ति स्तूप कहा जाता है। बरखान क्या है? बरखान एक अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। इस प्रकार से बनते हैं ये, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है जो सर्वाधिक गतिशील होते हैं। इन्हें वास्तविक बालू का स्तूप भी कहा जाता है। हेयर पिन की आकृति के समान बनने वाले बालू का स्तूप का केंद्रीकरण क्षेत्र है। ऐसे बालू का स्तूप जिनकी आकृति हेयर पिन के अनुसार है, बालों में जो पिन लगाई जाती है उसके अनुसार है, और उनका केंद्रीकरण कहाँ है? बीकानेर के पूगल और गंगानगर के रावतसर तथा सूरतगढ़ में इस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं, जिन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप भी कहा जाता है। साथ ही ये वायु की दिशा के किस प्रकार से बनते हैं वह भी बताया गया है। जो हेयर पिन के अनुसार बालू का स्तूप बनते हैं वो वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। कौन सा क्षेत्र लघु मरुस्थल कहलाता है? अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र लघु मरुस्थल कहलाता है? तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका भी शुष्क मरुस्थल वाला भाग है, उसमें से कौन सा वह क्षेत्र है जो लघु मरुस्थल कहलाता है? तो लघु मरुस्थल कहलाता है बीकानेर के पूर्व में कच्छ के रण से, बीकानेर के पूर्व दिशा में कच्छ के रण से बीकानेर की उत्तरी सीमा तक, यानी बीकानेर जिले में ही है लघु मरुस्थल, जो पूर्व में कच्छ के रण से है और बीकानेर की उत्तरी सीमा तक का जो क्षेत्र है उसे लघु मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थल में महान मरुभूमि किसे कहते हैं? तो मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है उसमें महान मरुभूमि किसे कहा जाता है? भारत पाक सीमा के सहारे, भारत पाक सीमा के सहारे गंगानगर से कच्छ के रण तक का विस्तृत क्षेत्र महान मरुभूमि कहलाता है। ये सभी प्रश्न हमें ध्यान रखने हैं क्योंकि इन शब्दों के अनुसार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता है। अगला प्रश्न है, सेवण, मुरात और धामण इत्यादि घास, ये घासों के नाम हैं जो उस मरुस्थलीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? मरुस्थल के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है और इसे कहा क्या जाता है? तो वह क्षेत्र लाठीसरित क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पर इस प्रकार की घास पाई जाती है। और ये लाठीसरित क्षेत्र कहाँ है? यह है
जैसलमेर से आगे भारत पाक सीमा के समीप स्थित 60 किलोमीटर चौड़े अवसादी सेल समूह जिसमें भूगर्भित जल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। दलदल के रूप में यहाँ जल पाया जाता है जैसलमेर में। पीने का पानी नहीं है, लेकिन वो दलदल के रूप में ज़मीन में काफ़ी नीचे तक पाया जाता है, जहाँ पर इस प्रकार की घास खूब पैदा होती है। इसीलिए इसे लाठीसरी क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र को लाठीसरी क्षेत्र कहा जाता है। अब हम अंतिम प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। जो कुछ शब्दावलियाँ हैं, यानी कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके अर्थ यानी किस क्षेत्र को ऐसा कहा जाता है, कौन सी आकृति है, तो हमने इनको अलग अलग प्रश्न नहीं बना करके एक साथ ले लिया है। इर्ग, इर्ग किसे कहते हैं? संपूर्ण रेतीला क्षेत्र जो जहाँ होता है उसे इर्ग कहा जाता है। अगला है सीप। इनकी आकृति पुराने कंघे के समान होती है। सीप की आकृति पुराने कंघे के समान होती है, इस तरह से होती है वो। हम्माद, हम्माद कहा जाता है पथरीला मरुस्थल को, जो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में है। फिर है रेग। रेग कहा जाता है मिश्रित मरुस्थल में, जहाँ पथरीला भी है, मिट्टी भी है, जहाँ सब प्रकार की विशेषता पाई जाती है, वह होता है रेग। और सीप कहा जाता है पुराने कंघे के समान। तो ये था हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। इससे आगे के प्रश्न हम आगे वाले वीडियो में लेकर आएंगे, तो आप देखते रहिए अतिशय एकेडमी पर। ज्योग्राफी के प्रश्न, अन्य सब्जेक्ट के भी हम प्रश्न लेकर आएंगे, और इन प्रश्नों के माध्यम से ही हम पूरा कोर्स कवर करेंगे। तो आप इन प्रश्नों को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, एक बार याद नहीं हो तो दोबारा पढ़ें। और अन्य वीडियो भी आप अतिशय एकेडमी पर सर्च करके देख सकते हैं।